हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं जो बच्चे अभी क्लास 12 पास किए हैं उन बच्चों को किस तरीके से आगे जो है कौन सा करियर ऑप्शन चुनना चाहिए ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से वहां पर अपना ग्रो कर सकें और उस फील्ड में बेहतर कर सकें। मतलब आप अपनी नीज कैसे चुने, मतलब अपना करियर किस तरीके से चुन सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। ठीक है, वैसे ये क्लास लाइव होने वाली थी लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे जिससे हमें ये लगा कि इसको पहले से ही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे दिया जाए। आपके जो भी डाउट्स हों, जो आपको लगे कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, उसको आप कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के डाल दीजिएगा, तो हम उन पर एक बार डिटेल से उन पर भी चर्चा कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके डाउट्स हम नहीं देखेंगे। ठीक है, हम लोग सेशन को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, सीधी सीधी पॉइंट वाइज बात करेंगे, एकदम से एकदम मतलब डायरेक्ट चीजों को बात करके हम सीधा सीधा फिनिश करें। ठीक है भैया, चलो पहली बात समझो। जब बच्चे 12th करते हैं, 12th के बाद उनके पास काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, है ना। उनके पास काफी जब विकल्प होंगे आपके पास, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि सर क्या करना चाहिए हमें, अब हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ कुछ क्या कुछ करना चाहिए, है ना। इस बारे में काफी ज्यादा डाउट रहते हैं अब तुम लोगों को, तो वही मैं आज तुम लोगों को क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखो, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, वैसे मैं ये समझता हूं, अगर मेरी व्यक्तिगत राय आप माने तो मैं समझता हूं कि उसको, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो कम पढ़ने में अच्छा है या बैक बेंचर है या इस तरीके से अगर आप उसको कह रहे हैं, तो फिर भैया ये बात समझ लो कि ये एक तरीके से ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि उस व्यक्ति की, उस बच्चे की भी अपनी क्या है, कोई ना कोई एक क्राइटेरिया है, अपनी कोई नीश है, अपना कोई स्किल है, उसके फील्ड में वो काफी बेहतर हो सकता है ना। तो अभी इसी तरीके से हम कैटेगराइज करके ही सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पढ़ने में इंटर तक बहुत अच्छे रहे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी डिसेंट है, डिसेंट इन द सेंस मतलब आप मध्यवर्गीय या मध्य उच्च वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। या अगर आप कुछ और अच्छे फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास बैकग्राउंड में बढ़िया से सपोर्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए। या फिर आप एक मतलब काफी लोअर फैमिली से आते हैं जहां से आपको ही सारी चीजें करनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल का जो फेस है वो आपके लिए है, तो आपको क्या जो है करना चाहिए जिससे आप बेहतर कुछ चीजें सीख सकें। ठीक है, आज हम मतलब पूरी तरीके से एकदम बेसिक टू एडवांस तक की बात करेंगे। मैं स्किल की भी बात आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, फिलहाल मुझे लग रहा है कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, चलो, तो जब भी आप 12th के बाद अगर आप किसी भी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की थोड़ी सी भी अगर सोच रखते हैं, तो आपके सामने अचानक से बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुल के आ चुके हैं। आप मतलब इस बच्चे की तरीके से एक सड़क पर बैठे हुए हैं, जैसे ये बच्चा बैठा है, ऐसे आप भी इसी सड़क पर बैठे हुए हैं। अब इसके बाद आपके पास बहुत सी राहें अलग अलग जा रही हैं, आपके पास विकल्प हैं कि भैया मुझे क्या चुनना चाहिए, अब मैं इधर से जाने के बाद किस तरफ घूम जाऊं ताकि मेरी जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। इस रिगार्डिंग में आपके पास विकल्प है ना। चलो, आज हम इसी टॉपिक को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ थोड़े से भी रुख रखते हैं, थोड़ा सा भी जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको एसएससी एक सबसे अच्छा विकल्प जहां तक मैं समझता हूं वो मिलता है। हालांकि मैं केवल एसएससी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप वनडे एग्जाम को देखें तो आप एसएससी के कुछ एग्जाम हैं जो 12th के बाद डायरेक्ट दे सकते हैं, कुछ एग्जाम है जो जैसे सीजीएल हो गया तो वो ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद रेलवे के संबंधित, रेलवे में कुछ बहुत सारी जो जॉब्स होती हैं, तो रेलवे में आपके पास, बैंकिंग में कुछ आपके पास विकल्प रहते हैं, है ना। इसके साथ साथ अगर आप देखें, अगर रेलवे बैंकिंग के साथ साथ आप देखें तो पुलिस में आपके पास एक भी दो विकल्प रहते हैं, मतलब जैसे अलग अलग स्टेट की पुलिस हो गई और अलग अलग तरीके से केंद्र की पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, है ना। उसके बाद डिफेंस के सेक्शन में भी आपके पास विकल्प रहते हैं, अगर आप चाहें तो डिफेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं, डिफेंस में भी काफी कुछ चीजें आप लोग जो है वो कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास एक विकल्प रहता है। मतलब एक तरीके से अगर आप एक तरीके से मतलब स्ट्रगल वाले फेज में है, आपके पास उतना नहीं है कि अगर घर से हम बहुत ज्यादा सर बैकग्राउंड नहीं है, बहुत ज्यादा मदद नहीं होगी, है ना, तो आप किसी भी वनडे एग्जाम को बढ़िया से मेहनत करके क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीजीएल वाला मतलब एसएससी के कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम जिसमें आपके बहुत सारी जो है रेलवे, बैंकिंग और पुलिस और उसके साथ डिफेंस, एयरफोर्स, है ना, काफी सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। अब मेरी बहुत ध्यान से बात सुनना, बात तुम ये सुनो कि जो ऑप्शन तुम्हारे सामने सामने आए हैं, जो ऑप्शन तुम देख रहे हो, एक्चुअल में वो ऑप्शन आप
इतनी इतनी तरीके से मतलब एक केवल कंसिस्टेंसी फॉलो करके उनको आप लोग क्या कर सकते हैं, डिसेंट तरीके से उन तक पहुंच सकते हैं। आपको मैथ थोड़ा सा अच्छा करना होगा, आपको रीजनिंग थोड़ा सा अच्छा करना होगा, है ना, आपको कुछ हिंदी की चीजें या इंग्लिश जो भी एग्जाम में आप ले रहे हैं कुछ एक दो लैंग्वेज आपको ठीक करनी पड़ेंगी, और उसके साथ आप जीके जीएस को थोड़ा सा फोकस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर आप ग्रो करके निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा जाएंगे, है ना। अब रुक जाना हमारा लक्ष्य नहीं है ना, रुक जाना हमारा लक्ष्य थोड़ी है। तो आप जब एक वनडे एग्जाम कोई भी एग्जाम क्रैक कर ले रहे हैं और आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त कर ले रहे हैं, उसके बाद आपके पास फिर से विकल्प होगा कि आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें और उसके बाद आप सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस वगैरह, लोअर पीसीएस वगैरह की एग्जाम देके कहीं और अच्छी स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करें, या फिर बिजनेस की ओर आप फिर आगे बढ़ने की ओर देख सकते हैं। तो मेरी पहली बात वनडे एग्जाम के जो रिगार्डिंग थी वो मैंने आपको यहां रखी है। अब बहुत ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों का दुख खत्म नहीं होता है। वो आ जाएंगे, सर आपने ये तो बताया ही नहीं, कितनी एज होती है, कौन सा एग्जाम कैसे होता है, क्या उसका सिलेबस है। तो हम एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेके नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें करियर के बारे में बता रहे हैं। तुम्हारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको हम मतलब एक तरीके से रास्ते बता रहे हैं तुम्हें हम, कि इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। डिसाइड कैसे करोगे अभी वो भी सीक्रेट है, जो बहुत ज्यादा मतलब रामबाण होने वाला है, वो मैं सबसे लास्ट में शेयर करूंगा, ताकि सब कुछ आप जब पता चल जाए, आपको सारी रोड पता है कि कौन कहां जा रही है, उसके बाद आपको मैं कुछ बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कहां जाना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये बातें मैंने आपसे डिस्कस करी जो वनडे एग्जाम से रिगार्डिंग थी। अब बहुत ध्यान से समझो, इसके बाद आपके पास कुछ और विकल्प होते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी स्लाइड को देखिएगा। इसके बाद जो आता है वो है यूपीएससी का एग्जाम। जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जो है क्रैक कर लिया अपना कोई भी वनडे एग्जाम, उसके बाद आप सिविल सर्विस के लिए लग गए, यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस के बारे में अगर आप चर्चा कर रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या विकल्प होते हैं। या फिर कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल है थोड़ा बहुत, मतलब कि इतना है कि मतलब एकदम से प्रेशर नहीं है कि सर अब कुछ करना ही है ना। जो बच्चे अभी इतने स्टेबल हैं कि अब मुझे सर इतना एकदम से प्रेशर नहीं है कि अब तुम्हें कुछ करना ही है, तो फिर तुम्हारे पास एक विकल्प, सबसे अच्छा विकल्प मैं मानता हूं वो रहेगा सिविल सर्विसेज एग्जाम का। अगर आप चाहते हैं कि एकदम से कुछ एक्सट्रीम चेंज हम लेके आए समाज में, तरीके से अलग, मतलब कुछ बड़ा करके दिखाएं समाज के लिए, देश के लिए, तो फिर आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। अब अच्छा, फिर भी कुछ बच्चों का डाउट होगा, अरे सर फिर से आपने वही किया कि यहाँ जा सकते हैं। जरा समझो मेरी बात, अगर आप सिविल सर्विस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, अगर आप कहें तो हम पे कमेंट में बताना हमें कि एक भैया वीडियो पूरा बनाओ जिसमें कंप्लीट पूरी तरीके से प्रिपरेशन का जो मेथड है वो बताओ। क्यों बता पाऊंगा मैं? क्योंकि मुझे काफी सारा मतलब एक्सपीरियंस अभी है कि हाँ यार क्या कुछ करना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में तो गाइड कर सकता हूँ। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस पे थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल में इसकी डिटेलिंग कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जब भी आप यूपीएससी की तरफ जाएंगे, इसमें आपको एक सिंपली ग्रेजुएशन मांगता है। ग्रेजुएशन मांगने का मतलब यह है कि आपको पूरी तरीके से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, या फिर बीएससी, एमएससी, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीटेक, इस तरीके की कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ग्रेजुएशन के बाद ही या ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। 21 ईयर एज होनी चाहिए। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट जो है, आइडियल जो है वो यहीं से रहेगी कि आप जब कॉलेज की फर्स्ट ईयर में हो, अपनी ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर यानी कि दे रहे हो, तब आप थोड़ा सा इसके बारे में मूव ऑन करना शुरू कर दें। कोचिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, एनसीईआरटी फाउंडेशन के माध्यम से, जैसे भी तुम्हें लगता हो गो थ्रू करिए। पहले प्रीवाईक्यू देखिए कि क्या कुछ क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से जो है सिलेबस कितना होता है, इसके बारे में जॉब की जो पूरी मतलब अपना थोड़ा सा इसके साथ एनालिसिस शुरू करिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि सर मुझे जाना है, फिर आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दीजिए। फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब 3 साल के लिए आपके पास एक बड़ी सी अच्छा सा समय होगा जिसमें आप तैयारी कर पाएंगे। फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जा रहा है राम अच्छा, बहुत अच्छा, और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आपके पास फिर भी समय है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके काफी अच्छा उस क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये बात मेरी समझ में आई है? तो ये सिविल सर्विस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी है बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो जरा। सबसे पहला यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहला जो इन्होंने थीम बताई है कि अपना सिलेबस जो है वो देख लो। सिलेबस के बाद बिल्ड बेसिक, अपनी जो बेसिक हैं उनको अपना बिल्ड कर लो, बढ़िया से बना लो, बढ़िया बेसिक तुम्हें आने चाहिए।
फोकस द करंट अफेयर की नोट्स वगैरह मत बनाएं, केवल समझना शुरू करें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें और सिलेबस वाइज जैसे जैसे मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी डिटेल तुम्हें देना चाहूं। अगर जैसे देखो अभी वर्तमान समय में ईरान और यूएसए और इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट के संबंध में आपको ज्योग्राफिकल तीनों राज्यों की, तीनों स्टेट्स की ज्योग्राफिकल सिचुएशन आपको समझनी चाहिए, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग मैपिंग में वो कहाँ प्लॉट करते हैं। उसके साथ साथ जो आपसी संबंध है उनके बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हैं, उसके आसपास की जो गल्फ कंट्री है उनके बारे में जान सकते हैं। इसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा क्या है, ऊर्जा सुरक्षा यहाँ से एक अच्छा टॉपिक सामने आता है। तो तुम कुछ बहुत चीजें समझना शुरू करोगे जब भी द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी मतलब एक न्यूज़पेपर तुम जब फॉलो करोगे, रिसेंट न्यूज़पेपर, उसके बाद तुम्हारी थोड़ी सी समझ विकसित होगी कि हाँ सर मुझे यहाँ इस फील्ड में ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो गया है, समझ रहे हो। तो ये चीजें तुम्हारे साथ एकदम से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हो गया करंट अफेयर वाला बात। फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्किल वगैरह है उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं, फिर अपना मतलब पूरी तरीके से उसमें जा सकते हैं। तो ये अगर आप लोग चाहेंगे मैं एक डिटेल वीडियो फिर करूंगा। अगर आप लोग कहेंगे कि सर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर कुछ लोग कहेंगे जो चाहेंगे कि सर डिटेल वीडियो कर दो यूपीएससी के ऊपर, फिर मैं इसको एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छी गाइडेंस, डिटेल गाइडेंस मिल सके। ठीक है, इसके बारे में तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ले लिया है कि एनसीईआरटी सबसे पहले कर लो, फिर तुम्हें करंट अफेयर को समझना शुरू करना है और करंट अफेयर को इस एनसीईआरटी वाले सिलेबस से जोड़ना भी शुरू करना है। उसके बाद तुम्हारा अपना क्या लिखा है, गोल सेटिंग अपनी, मतलब एक तरीके से डिसाइड कर लो कि सर कहाँ तक जाना है, कितने समय में मुझे ये तैयारी सिलेबस वगैरह पूरा करना है। ठीक है, अब इसके साथ 12th के बाद बच्चों के जो एक मतलब जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से खैर मैं भी साइंस बैकग्राउंड से था और केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी और केमिस्ट्री में इस पिछले साल पूरी इसी यूट्यूब चैनल पर 12th वालों को पढ़ाई भी थी। आप लोग में से काफ़ी बच्चे जुड़े भी रहे, बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आप लोगों का, मुझे जहाँ तक लगता है। अभी रिजल्ट आएंगे फिर और अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग हमारे साथ शेयर करेंगे। तो कुछ बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें साइंस अच्छा लगता है तो वो जेई यानी कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जेई लेते हैं, मेंस लेते हैं। उसके बाद फिर कुछ बच्चे जो बायोलॉजी से होते हैं तो वो नीट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइडों को बनाने की कोशिश करी है। तो अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिक आप समझ सकते हैं कि मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तीनों को वो बहुत अच्छा करना है आपको। काफ़ी सारे वीडियोस, बहुत सारे गाइडेंस आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही अवेलेबल हैं, तो आप इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी वगैरह फाउंडेशन अपना पहले अच्छा करना है, उसके बाद क्या लिखा है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन जो है उनको, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, मास्टर की पॉइंट्स वगैरह आपको आने चाहिए, फोकस ऑन क्या लिखा है, स्पीड, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत अच्छा सा क्या करो, फोकस कर लो, और एम फॉर सक्सेस इन जेई। तो ये मतलब एक तरीके से मैंने यहाँ पर ये बताने की तुम्हें कोशिश करी है, अगर जेई की फील्ड में ही जाना चाहते हो तो उस फील्ड में भी तुम्हें काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है। इसके बाद नीट अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप बायोलॉजी से रहे हैं और नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास ये विकल्प रहता है, तो आप इस नीट वाले सेक्शन को देख सकते हैं। इसमें मैंने फिर भी इसमें भी कुछ चीजें जो है ऐड ऑन करने की कोशिश करी है ना। सबसे पहले यहाँ पर भी आपको एनसीईआरटीज पर ही फोकस करना होगा, उसके बाद आप मॉक वगैरह देंगे, मॉक प्रैक्टिस करेंगे, वीक एरिया जो होगा उस पर फोकस करेंगे, पीवाईक्यू जो स्टडी करेंगे उसकी रिवीजन के ऊपर फोकस करेंगे। ये मतलब एक तरीके से रणनीति, स्ट्रेटजी है इसका। अगर आप लोग चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर वेबसाइट पर आप जाना चाहें तो हरी सरनम लर्निंग हब की जो वेबसाइट है उसकी जो लिंक है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होगी, आई बटन में मिल जाएगी, तो उस पर जाके आप काफी सारा कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो नीट के एग्जाम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सर नीट की तरफ जाना है, मेरा तो बायोलॉजी बहुत अच्छा है, मुझे तो सर डॉक्टर ही बनना है, तो आप इस तरफ भी जो है अपना रुख कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ सर मुझे इस फील्ड में जाना है ना। ये डिसाइड सर आपको ही करना है एक तरीके से। ठीक है, अब मैं बहुत मतलब एक जो मेन मैं समझता हूँ वो जो टॉपिक है उसकी तरफ मैं आ चुका हूँ। तो मैं एक तरीके से समराइज कर दूं, वरना कुछ बच्चों को तो एकदम से हवा चली जाती है, उनका तो एकदम से दिल धड़कने लगता है कि ये क्या किया सर, बहुत ज्यादा एकदम से हाइप बना दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। देखो ध्यान से समझो, आप अगर अभी 12th में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे सर किस फील्ड में जाके एक तरीके से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके पास 12th के बाद एक तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करने के काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। मतलब आप जा सकते हैं वनडे एग्जाम में अच्छे से वहां पे जॉब लेके, उसके बाद फिर कहीं और फील्ड की ओर जंप कर सकते हैं। पहला विकल्प है। कंपटीशन हर जगह है, ये आप जानते हैं, जनसंख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन तो होगा, तो पहला विकल्प मैंने ये बताया। फिर आप नीट और जेई की एग्जाम की ओर अगर जाना चाहते हैं, मतलब एमबीबीएस या फिर बीटेक करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपके पास जेई और नीट और मेंस वाले ऑप्शन हैं।
फिर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की ओर अगर जाना चाहते हैं तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वाला आपके पास ऑप्शन है, तो आप वहां भी जा सकते हैं, है ना। अगर अगर आपको इन सारी फील्ड में जाने का मतलब मन नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सर मुझे लगता है कि मैं इतना भीग हो चुका हूं, मेरे पास इतना समय भी नहीं लगता है, मेरा मन भी नहीं लगता है पढ़ाई में, तो उनके लिए है जो एआई स्किल्स जो है, या जो ऑप्शंस हैं आपके पास 12th के बाद स्किल गेन करने के एआई की फील्ड में, या किसी डिप्लोमा या किसी ग्रेजुएशन की फील्ड में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बीएससी तो बताया नहीं, बीएससी कर लूंगा मैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर बीए नहीं बताया। अरे टीचिंग का ऑप्शन है आपके पास। अगर जो बच्चों को लगता हो कि सर मुझे बीए करना है या बीएससी करना है, तो आप बीएससी करेंगे, फिर एमएससी करेंगे, एमएससी के बाद एक नेट की परीक्षा देंगे, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से बीए करेंगे, एमए करेंगे, फिर नेट की एग्जाम देंगे, उसके बाद जेआरएफ देके पीएचडी भी कर सकते हैं। तो अगर आप टीचिंग करियर को चुन रहे हैं तो आपके पास ये विकल्प रहेगा, जिसमें आप ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद नेट क्वालिफाई करके आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद आप पीएचडी करके प्रोफेसर के तौर पर प्रमोट भी हो सकते हैं। ये विकल्प तो आपके पास है ही, है ना। ये तो सबसे प्रचलित विकल्प है। जिन बच्चों को लगता हो कि सर मेरा सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, मैं पढ़ाऊंगा ही, तो वो इस फील्ड में भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं बेसिकली स्किल्स पर। स्किल्स को इंप्रूव करना, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, थोड़ा भी समय अगर आप निकाल पा रहे हैं अपने लिए, तो स्किल्स को इंप्रूव करना बहुत बहुत जरूरी है ना। आपको एआई के बारे में काफी कुछ आना चाहिए, है ना। आप एआई का यूज करना सीखिए, क्योंकि आप समय एआई का है, तो आप एआई के साथ चलिए ना, समय के साथ चलिए, है ना। तो इसमें आप डाटा साइंस में, रोबोटिक्स में, ऑटोमेशन में, एआई वर्चुअल रियलिटी के फॉर्म में, है ना, और इस तरीके से मशीन लर्निंग में, इन सब चीजों में काफी ऑप्शंस आपके पास एआई लर्निंग के लिए रहते हैं। अब सर मुझे तो पता ही नहीं है कि कहाँ जाके मैं क्या सीख लूं और क्या करने लगूंगा, ऐसे भी बच्चे होते हैं। अगर आप इस फॉर्म में हैं तो भैया कुछ नहीं, तुम सबसे पहले किसी भी एक एआई को, चैटबॉट को यूज कर लो, चैट जीपीटी को कर लो, जेमिनी को कर लो, किसी परप्लेक्सिटी करके कुछ है उसको कर लो। तो इन सबको यूज करके पहले देख लो भैया कि क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं उसके अवेलेबल। तो वो सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं ना, कुछ रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजों की तरफ बढ़ सकते हैं। स्किल में आप म्यूजिक सीख लो, जैसे मुझे तबला बजाना आता है, तबला सुना होगा, देखा होगा, तो तबला आर्ट फॉर्म होती है, वो मैं इंस्ट्रूमेंट तबला प्ले करना जानता हूँ। सिंगिंग भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्लासिकल सिंगिंग बहुत अच्छी नहीं है ना, फोक अच्छी है, लेकिन मतलब जानता हूँ, जो बेसिक होती है वो जानता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये भी विकल्प है, अगर आप इस फॉर्म में जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं, तो जाइए ना, कोई भी स्किल आप डेवलप करिए, पढ़ाने की स्किल ही डेवलप कर लीजिए, कुछ नहीं तो कोचिंग वगैरह पढ़ा के भी काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं आप। तो स्किल डेवलप की तरफ तो जाइए ही। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कोई छोटी मोटी स्किल्स जो है वो खुद से इंप्रूव कर सकते हैं। अब तो मतलब यूट्यूब पर खजाना पड़ा है, बहुत सारी चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, तो वहां से आप स्किल की तरफ तो जा ही सकते हैं, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको जो चीजें हैं वो सारी समझ में आई होंगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ये तो यहाँ पे कोडिंग वगैरह, डाटा के वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये स्किल के बारे में 12th के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको तो तुम देख सकते हो। अब मेरी कुछ बातें सुनो जरा। मैंने जो कहा था रामबाण वाली बात ना, वो देखो जरा। जो एक तरीके से मैंने कहा था कि सर रामबाण बताऊंगा, तो वो देखो। जो चीजें तुम्हें ये लग रहा था, जैसे डिसाइड कैसे करें, सबसे बड़ा डर यही है, सर कैसे, मुझे तो समझ नहीं आता। तो रामबाण जो चीज है वो देखो, रामबाण जो चीज है उसको समझो जरा। यार तुम्हें डिसाइड करने के लिए तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हें ये आना चाहिए कि मेरा सबसे पहले रुझान या रुचि किस तरफ है, मेरी मतलब इंटरेस्ट हमारा किस फॉर्म में है। सबसे पहला क्राइटेरिया यही होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड को चुन लेते हैं, उसमें आपको पूरा जीवन लगाना है, लगभग नहीं लगाना है तो कम से कम 8-10 साल तो देने ही है किसी भी फील्ड को। तो सबसे पहले आपकी अभिरुचि, रुचि किस में है, वो आप एक तरीके से देख सकते हैं। फिर आप अपनी जो है, अपनी एक तरीके से अपना व्यक्तित्व देख सकते हैं। व्यक्तित्व आपका किस तरीके का है, आपका व्यक्तित्व मतलब आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है। आप सामाजिक जीवन में रहना काफी पसंद करते हैं, या आप सामाजिक तौर पर थोड़े से कटे हुए महसूस करते हैं, ये आपकी एक पर्सनैलिटी होती है। जैसे कुछ को देखा होगा, उसके बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल में अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होंगे, कुछ बच्चे के भैया मेरे तो कोई फ्रेंड नहीं है, 12th तक बहुत मतलब हम साइलेंट रहे हैं, बढ़िया से आते थे और ज्यादा मतलब सामाजिक तौर पर जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं,
समाज में बोलना पसंद नहीं करते हैं, पब्लिक प्लेस पर जाना रहना वहां पसंद नहीं करते हैं, तो मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, उस चीज को भी आप सोचिए, है ना। फिर आप सोचिए कि इसके बाद आप सोचिए, जैसे मान लो मैंने कह दिया आप यूपीएससी कर लो, मैंने कह दिया कि आप यूपीएससी कर लो। अब यूपीएससी में तुम्हें 25 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 25 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, सर ने कह दिया था इसलिए मैं तो आ गया, लेकिन मुझे ये 25 सब्जेक्ट तो आते ही नहीं है, इनके बारे में तो धुआं निकल जा रहा है मेरा। तो ऐसा मत करना कि सर ने कह दिया था इसलिए करे ले रहा हूँ, नहीं, तुम्हें खुद भी थोड़ा सा समझना होगा एप्टीट्यूड अब तुम्हारा कैसा है, रुचि कैसी है, तुम्हारा व्यक्तित्व पर्सनैलिटी तुम्हारी कैसी है, और किसी के कहने से तो नहीं तुम इस फील्ड में आ गए हो, किसी भी फील्ड में चले गए हो। तो ये सारी चीजें तुम्हें खुद से देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, है ना। और उसके साथ साथ तुम ये भी देखोगे, कि तुम किस तरीके की सिचुएशन में हो, तुम्हारी जो रियल सिचुएशन है, तुम्हारी जो रियल स्थिति है, वो रियलिटी तुम्हें बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए, क्लियरिटी तुम्हारे पास होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि सर मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, आई एम कैपेबल, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, मेरे पास डिसिप्लिन है। अगर नहीं है तो मत जाओ, अगर है तो जाओ, समझे। कुछ दिन गए, अब एक और चीज, किसी तरीके से फंस नहीं जाना है, फंसना भी नहीं है। एक तरीके से मैं ये भी बताऊं तुम्हें लोगों को, देखो ध्यान से, ये मैं एक और पॉइंट ऐड कर लिया हूं, अब देखो ध्यान से, ये इसी में है शामिल। अब एक और पॉइंट इसमें मैं ऐड कर दे रहा हूं। मान लो आपने शुरू किया 2 महीने कोई भी विषय पढ़ा, 2 महीने तुमने किसी भी एक की तैयारी करी और तुम्हें लगा कि भैया मेरे से नहीं होगा, लेकिन अब उसी में लगे हैं। तुमने 2 महीने में समझ तो लिया है कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन प्रेशर में लगे हैं, अरे सबसे कह दिया था, मैं क्या करूंगा, बाहर नहीं निकल पा रहे, उससे परेशान फंसे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, समझो अपने आप को। फिर ये भी नहीं कि स्टक हो गए किसी में, फंस गए उसमें, नहीं, फंसना भी नहीं है। नहीं हो रहा है, थोड़ी सी रियलिटी, थोड़ी सी जो मतलब एकदम से जहरीले फैक्ट है, उनको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ मतलब स्वीकार करो, मान लो कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है ये, मैं और कुछ ट्राई कर लूंगा, ठीक है। तो मुझे काफ़ी सारी जो चीज़ें मैंने तुम्हें बतानी थी वो काफ़ी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब जो भी तुम्हारे दिल में डाउट हो या तुम्हें जो भी लगा हो इस वीडियो को देखकर, अगर लास्ट तक आए हो तो इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी जो विचार हैं, तुम्हारे जो डाउट्स हैं, वो नीचे रख देना। मैं देखता हूँ कि तुम लोगों ने क्या अपनी बातें रखी हैं, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि आपको क्या कुछ चीज़ें नहीं समझ आई हैं, क्या आपको लग रहा है, क्या आपकी जो डाउट्स हैं वो क्या हैं, तो मैं उस पर फिर रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। और अगर लगा हो कि कुछ अच्छा बता के गए हैं सर, तो फिर हरीश सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड वालों के लिए बहुत सारे कंटेंट आते रहते हैं। अब मैं सोच तो रहा हूँ कि आप लोगों के लिए भी कुछ रीजनिंग, साइंस टेक, कुछ जीके जीएस की भी चीज़ें स्टार्ट की जाएँ। मिलेंगे आपसे हम जल्दी ही। 1 अप्रैल से जो क्लासें हैं वो 12th और 10th वालों की, बोर्ड वालों की खासकर शुरू हो जाएंगी, तो उसके लिए यश दीक्षित सर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे ही। मैं भी आऊँगा, लगातार कोशिश होगी। आपको सिलेबस वगैरह देखना हो, आपको कुछ MCQ लगाने हो, कुछ समझना हो सिलेबस को, तो आप हरीश सरनम लर्निंग हब की वेबसाइट पे जाके अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका सिलेबस किस तरीके से है। उसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको MCQ प्रैक्टिस के लिए अच्छे से मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने नंबर आपके आए हैं, कहाँ आपकी स्टैंड कर रहे हैं, स्थिति कैसी है ना। बहुत सारा कंटेंट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हरीश सरनम लर्निंग हब की वेबसाइट का, जाके देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चाहिए हो, तो क्लासें वगैरह ज्वाइन करनी हो, तो आप लोग जुड़ ही सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, इस सेशन को। जल्दी ही हम मिलेंगे नए सेशन के साथ। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप 12th के बाद अपना जो भी करियर डिसाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम टेक करिए, लीजिए टाइम, समय लीजिए, सोचिए, विचारिए, और जो भी मैंने तुम्हें बताई हैं बातें, उन पर थोड़ा सा फोकस करिए। और भी लोगों के विचार आप सुन सकते हैं, AI चैटबॉट का सहारा ले सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी के साथ चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो बाय।